नमस्कार। हम लोगों में से तमाम लोग जानते हैं महाभारत के बारे में। अब तो कुछ साल पहले जब टीवी पे सीरियल चले महाभारत के बारे में तो काफ़ी लोगों को बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जो अभी भी याद रहते हैं। तो द्वापर में जब अंत में और कलयुग आने वाला था उस समय जो महाभारत हुई कुरुक्षेत्र में, उसमें एक प्रसंग आता है जब भीष्म पितामह युद्ध करते-करते घायल हो जाते हैं और मरणासन्न होते हैं। लेकिन सूर्य की दिशा को देखते हुए उत्तरायण दक्षिणायन का जो हिसाब बना, उसको देखते हुए वो ये तय करते हैं, एक ये प्रण लेते हैं, वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि जब अनुकूल सूर्य की स्थिति हो या सूर्य की स्थिति अनुकूल हो, तब वो अपना शरीर त्यागना चाहेंगे। इसको इच्छा मृत्यु कहा गया। और भीष्म पितामह के प्रण के बारे में इसको हम लोग आज भी जानते हैं कि वो इतना उनका नियंत्रण था कि मृत्यु के ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त की और इच्छा मृत्यु उनको मिली। आज कलयुग में एक बहुत बड़ा प्रसंग आया, जो कम से कम जो लिखित इतिहास है उसमें इस तरह की चीज़ नहीं हुई। जबकि कल एक फैसले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु का जो विचार है, याचिका के माध्यम से जो प्रस्तुत किया गया, इच्छा मृत्यु के विचार को लीगल जामा पहना दिया, कानूनी जामा पहना दिया, परमिशन ग्रांट कर दी। वैसे तो मानव जीवन सभी धर्मों में, कोई से धर्म किसी मत के मानने वाले हम लोग हों, सभी धर्मों में ये माना जाता है कि ये जो जिसके जो भी उसके पूज्य हैं, इष्ट हैं, गॉड, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, उनकी देन है और उन्हीं के हिसाब से समय तय होता है और जब इस शरीर को जाना होता है तो ये जाता है। लेकिन बीच में सुसाइड एक माध्यम हुआ जो कि जीवन लेने का एक तरीका था, बट उसको कभी समाज ने मान्यता प्रदान नहीं की और वो पूर्णतः कानूनी मान्यता भी उसको नहीं रही और पूर्णतः सदैव वो अवैध रहा, इलीगली इनवैलिड रहा वो तरीका। और वो एक इस बात का प्रदर्शन था, इस बात का एक प्रमाण था कि जिस व्यक्ति ने इस तरह का कृत्य किया, वो या तो मानसिक या किसी और कारण से कोई ना कोई कमजोरी या कभी रेस्टलेस में उठाया गया कदम उसका रहा। उससे अलग एक चीज है इच्छा मृत्यु। बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसलिए मेरा मन हुआ कि आज इस पे बात की जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो गाजियाबाद का एक युवक है जो 32 वर्षीय है और 2010 में उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। 2013 में लास्ट ईयर उसका चल रहा था और अपने पीजी की चौथी मंजिल से रक्षाबंधन के दिन, देखिए आप कितना भावुक कर देने वाला घटना है और कितना द्रवित कर देता है पूरी तरह से। रक्षाबंधन वाले दिन उसको चौथी मंजिल से वो गिरा, उसके कमर में और सिर में चोट लगी और उसके बाद वो कोमा में चला गया और आज तक कभी नहीं उठा। 13 वर्ष हो गए। बहुत इलाज तो ऑब्वियसली हर कोई कराता है, तो माँ बाप ने सब कुछ कराया, सब कुछ होने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो वो फिर उन्होंने ये कोशिश इस तरफ जारी की और सबसे पहले संक्षेप में मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन डाली और हाई कोर्ट ने इसको मना कर दिया कि इस तरह का प्राविधान हमारे यहाँ नहीं है और फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी निश्चित रूप से एक बहुत ही एक तरह से कहिए ना धर्म संकट की स्थिति, एक डिलेमा वाली स्थिति बनती है। चूंकि इसका एक पहलू है जो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को जब अनुमति दी जाती है तो हम लोग सभी सहमत होंगे। हमारे आसपास ही शायद पता नहीं कितने ऐसे लोग लिख लेंगे। विशेषकर एक एज आती है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, ओल्ड एज की स्थिति में, जब हम लोगों ने अपने परिवारों में देखा है कि कोई बुजुर्ग किसी वजह से, कोई चोट लगना या बीमारी की वजह से किसी ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जबकि उनका जीवन, उनका जिंदा रहना संभवतः मृत्यु से ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। ना केवल उनके लिए बल्कि जो उनके परिवार वाले हैं, जो अटेंडेंट्स हैं, उनके लिए भी। और बहुत से लोग शायद लोक लाज के मारे नहीं कह पाते, लेकिन अंदर से ईश्वर से प्रार्थना भी करते होंगे। निश्चित रूप से ये इसके बारे में अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, सब्जेक्टिव है पूर्णतः, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ मैं चीज़ को, तो इसको कृपा करके कोई व्यक्तिगत ना ले। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब कई लोगों के मुंह से निकलने लगता है कि यार अब इनको ये शरीर अगर जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है इनके लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाया गया, प्रोत्साहित किया गया, ज़्यादा इसको प्रमोट किया गया इस चीज़ को, तो ये बहुत, इसमें ऐसे मामलों की बाढ़ आ जाएगी। इसको देख के अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कभी कोई इतना कन्विक्शन या कहिए कि एक कन्विक्शन के साथ कभी कोई आदेश नहीं दिया था जैसा कि कल हुआ।
सबसे पहले मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि इनको इसकी परमिशन दे दी। उसके बाद इनके बारे में ये बताया गया है कि इनके जो शरीर है उसमें से कुछ बॉडी पार्ट्स अभी काम कर रहे हैं, ऑर्गन्स, उनको डोनेट किया जा सकता है। एम्स को निर्देश दिया गया है कि इनको आप पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट में भर्ती करें और धीरे धीरे डॉक्टर की सलाह के अनुसार इनका जो जीवन रक्षा प्रणाली है, जिस तरह से ये वेजिटेटिव स्टेट, अचेत अवस्था में होते हुए भी इनको पोषण के माध्यम, चिकित्सीय पोषण जो होता है ना, मेडिकल न्यूट्रिशन, उसके माध्यम से इनको इनको बायोलॉजिकली एक तरह से कहिए आप जिंदा रखा हुआ है, उसको धीरे धीरे हटाया जाएगा और उसमें वो सुनिश्चित करेंगे कि किस प्रकार से उस प्रक्रिया को अपनाया जाए। ये खैर एक बात हो गई जो कि विशेषज्ञों के लिए है। मैं एक ऐसा विषय और ऐसे लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ जो कि हम सामान्यतः समझना चाहते हैं कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका मतलब क्या है और कितना बड़ा ये एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट है। इच्छा मृत्यु यूथेनेसिया जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो दो तरह का उसको माना जाता है, दो तरह का होता है। एक होता है एक्टिव, होता है पैसिव। एक्टिव तो एब्सोल्युटली लीगल है। एक्टिव का तो मतलब होता है कि जहर दे के इंजेक्शन दिया जहर का और तुरंत उसमें मृत्यु हो जाती है, तो वो तो एक्टिव यूथेनेसिया हो गया। उसको तो बहुत ही बारबेरिक और क्रूअल और ये सब समझा गया और किसी भी समाज ने उसको मान्यता नहीं दी है। पैसिव यूथेनेसिया के बारे में बहस बहुत पुरानी है, हमारे यहाँ भी पुरानी है और बाहर भी कई जगह पुरानी है। पूरे यूरोप के अधिकांश देशों में, जैसे हम कहें तो नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन और कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, कोलंबिया एंड यूएसए, ये इतने सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर कि इसको लीगल वैलिडिटी मिली हुई है। हमारे यहाँ जो इसकी बहस शुरू हुई, वो बहस शुरू हुई थी एक अरुणा शॉनबाग करके एक नर्स थी, मुंबई की घटना है, उनके साथ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में सेक्सुअल असॉल्ट की घटना हुई और उस घटना से वो उसके बाद वो हमेशा के लिए कोमा में चली गई। इसके ऊपर एक मूवी बनी थी, बड़ी हिट हुई थी मूवी। मूवी को प्रमोट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है तो मैं उस पर इसलिए नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी हिट हुई थी। उसमें पहली बार इस प्रॉब्लम को एक तरह से कहिए कि प्रोजेक्ट किया गया था, इस इशू को, यूथनेसिया को। तो इन्होंने, इनकी तरफ से जो केयर गिवर थे अरुणा शानबाग की तरफ से, तो उन्होंने एक 2011 में एक रिट फाइल की। उसमें डिमांड किया गया, क्योंकि तब तक ये यूथेनेसिया का जो मामला था ये वेस्ट में, यूरोप में काफ़ी ग्रो कर चुका था, काफ़ी डेवलप हो चुका था, तो उनको लगा कि शायद यहाँ भी ट्राई किया जाए। तो यहाँ पे एक रिट फाइल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया रिट को और लिमिटेड परमिशन उन्होंने दिया कि बहुत ही लिमिटेड तरीके से कुछ मामलों में जो कि इनके ऊपर लागू नहीं था। उसके डिटेल में जाने से मेरा ये डिस्कशन लंबा हो जाएगा और इरेलेवेंट होगा, तो कोई लाभ नहीं है। 2015 में इनकी नेचुरल डेथ हो गई, तो इनका इशू उस समय समाप्त हो गया। फिर एक कॉमन कॉज करके एक एनजीओ है, उसने एक रिट फाइल की थी। उसमें 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज को मान्यता प्रदान की। उन्होंने कहा कि राइट टू डिग्निफाइड डेथ, राइट टू डिग्निफाइड डेथ जो है वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां तक की मान्यता इसको 2018 मिल गई। उसके बाद जो अब ये आया है, और उसमें एक चीज इन्होंने और कही थी 2018 वाले में, इन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति, किसी को ऐसा लगता है कि वो परमानेंटली इनक्योरेबल डिजीज का शिकार हो गया है, जिसका कोई क्योर ही नहीं है, या कोमा में है, अगर अगर कोई ऐसा उसको लगता है कि उसकी डिजीज ऐसी है जिसमें आगे जाके ये स्थिति आ सकती है, या परमानेंटली इनक्योरेबल डिजीज का शिकार हो रहा है वो, तो वो चाहे तो अपनी लिविंग रहते हुए विल कर दे, रिटन विल, और या फिर डायरेक्शन दे दे अपने मेडिकल अटेंडेंट को। ऑब्वियसली पेरेंट्स को, जो केयर गिवर हैं, जो उसके अटेंडेंट्स, उनको भी दे सकता है कि इन केस अगर मेरी ऐसी स्थिति आती है तो मुझे वेंटिलेटर पे ना रखा जाए। यहां तक का एक तरह से कई अधिकार को मान्यता प्रदान कर देगी 2018 वाले कॉमन कॉज के जजमेंट में। अब जाके कल जो ये मामला आया है, इसमें एक और ये शर्त रखी थी 2018 वाले में कि दो तरह के मेडिकल बोर्ड होंगे, प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेडिकल बोर्ड में जो विषय विशेषज्ञ हैं, यानी कि जो स्पेशलिस्ट हैं उस बीमारी के, वो होंगे, वो बताएंगे कि इनका इलाज क्या ऐसा है जो परमानेंटली इनक्योरेबल है। और सेकेंडरी बोर्ड में जिले के सीएमओ होंगे और कुछ डॉक्टर्स होंगे, वो ये बताएंगे कि ये जो इनका जो कोमा वगैरह का जो पूरा है, इसको किस तरह से इसका क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। तो वो खैर उस बोर्ड के ऊपर भी कल सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है और वो सब ठीक है, अपनी जगह रहेगा, वही उसकी प्रक्रिया रहेगी। नई दिशा एक दी है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कल वाले ने, और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक शायद पल रहा होगा जुडिशरी के लिए भी, जब एक नई चीज लागू की गई है। इसका सामाजिक, विधिक और नैतिक
और मैं समझता हूँ कि आध्यात्मिक रूप से भी अगर देखो, चारों रूप से इसका मीमांसा और बहस होनी चाहिए। ये चारों अवधारणाओं को प्रभावित कहीं न कहीं ये फैसला करता है। हमारे देश में बहस है इस तरह की, एक जो नई दिशा दी है और इसमें ये स्वीकार्य होगा कि नहीं होगा। नंबर 1, क्या ये विधिक रूप से स्वीकार्य है? वो तो खैर अब चूँकि आदेश आ गया है। नंबर 2, क्या समाज इसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? किस हद तक करेगा? नैतिक रूप से कितना ये सही है? इस पे बहस चलती रही है और चलेगी। जो फॉर और अगेंस्ट हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे और ये हमेशा व्यक्तिगत विषय रहेगा। इसकी नैतिकता के बारे में कभी एक कोई सहमति की लकीर बन के उभरेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। कुछ ना कुछ इसमें अलग-अलग विचार होंगे, अलग-अलग मान्यताएँ होंगी। आध्यात्मिक रूप से भी अगर देखें तो उसपे भी कई बहस का मुद्दा बनेगा, चूँकि सारे ही, जैसे मैंने शुरू में ही कहा अपने डिस्कशन में, कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी, चूँकि हम लोग जब इंसानी शरीर में आते हैं तो किसी न किसी धर्म का, अथीस्ट को छोड़ दें, जो अधर्मी जिसको कहा जाता है, लेकिन जितने भी अधिकांश मेजॉरिटी है वो किसी न किसी धर्म को मानते हैं और सभी में यही है कि जीवन मरण जो है वो उनके ऊपर वाले के हाथ है। तो क्या इंसान को ये निर्णय का अधिकार होना चाहिए कि वो जो प्रकृति है या भगवान है, उनके इस फैसले में कि उसका शरीर कब त्यागा जाएगा, उसमें हस्तक्षेप करे? क्या इंसान इतना इस लायक हो चुका है? ये बहस तो होगी। कुछ लोग इसको ऐसे भी मोड़ देंगे कि जो शरीर होता है, एक योनि होती है, हिंदू धर्म में विशेषकर 84 लाख योनि की बात की जाती है। उस योनि में तय होता है प्रारब्ध के द्वारा कि कितने कष्ट भोगने हैं, कितने क्या-क्या चीज़ें, कितने कर्म कटेंगे, कितना प्रारब्ध आपका इस बार अकाउंट फॉर होगा, कितना अगली बार के लिए बच जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो क्या उन सबको अकाउंटिंग पूरी किए बिना क्या कोई निकल सकता है? इस तरह की चीज़ों को मुझे लगता है, अब पता नहीं किस रूप में हो सकता है, कि असल में इस तरह का जटिल विषय है कि अधिकांश के तो ऊपर से निकल जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा कि है क्या ये पूरा मामला। मेरा तो इच्छा ये हुई कि हम लोग एक जागरूक एंटिटी होने के नाते, सब हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, आसपास क्या गुजर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए और इसके बारे में हमें विचार करें, सोचें, बैठें, चर्चाओं में इसको उठाएं कि इस तरह की चीज़ हुई है तो उसका क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा। एक बहुत बड़ा इसमें इशू है इसके दुरुपयोग की आशंका। क्या ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग इसको दुरुपयोग करेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड है, उनकी क्या स्थिति, इंटेग्रिटी के बारे में क्या होगा? कितने वो इंटेग्रिटी के साथ, शुद्धता के साथ अपना काम करेंगे? और कुछ लोग क्या, हमारे यहाँ जहाँ जिंदा लोगों को मार दिया जाता है थोड़े से लालच में, मतलब मृत दिखा दिया जाता है, बहुत सारे मामले हुए हैं, मूवी बन चुकी है इसके ऊपर भी एक, कि कैसे जिंदा आदमी को मार के उसकी ज़मीन पे कब्जा, मृत दिखा के कब्जा कर लिया गया और क्या-क्या हुआ बाद में, वो सब तमाशे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कुछ जगह पे ऐसा लगेगा कि ये जो 2-3 इनकी कंडीशन है कि परमानेंट इनक्योरेबल डिजीज़ या कोमा में अगर वो चले जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जहाँ वो वेजिटेटिव स्टेट में आ जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि अब इनका कोई इलाज नहीं है और उनको मेडिकल न्यूट्रिशन के पे केवल इनका बायोलॉजिकल जीवन संभव है, बाकी ये कुछ कुछ इनके लिए कोई उस जीवन का मतलब नहीं है। तो क्या इन सारे इकोसिस्टम को, ऐसी चीज़ को बना के आर्टिफिशियली क्रिएट करके, कल्पना, मतलब इसको एज़ ए कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र के रूप में करके, क्या इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे इस चीज़ का? ये एक समस्या है, वो समाधान करेंगे। इसका समाधान होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि उसमें लॉ बनाएँ। यूथनेसिया के ऊपर लॉ बनाते हैं, बनता है, आएगा, देखेंगे क्या रूल्स बनते हैं, फिर हम एक बार उसके बारे में बात करेंगे। बहुत पेनफुल सब्जेक्ट है, इमोशनल सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए कि जो माँ-बाप, जो गाज़ियाबाद वाले हैं, जो जीते हैं मुकदमा, वो जीत नहीं है, वो जीत नहीं है। कोई माँ-बाप जिस बेटे को जन्म देते हैं, उनको पालते-पोसते हैं, उसी की इच्छा मृत्यु के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएँ और याचना करें उसकी मृत्यु के लिए, इच्छा मृत्यु के लिए, तो उससे बड़ा पेनफुल मोमेंट्स नहीं हो सकता। सैल्यूट एंड हैट्स ऑफ टू दोज़ पेरेंट्स। लेकिन इसने एक नई चीज़ को जन्म दिया, नई बहस को, नई दिशा दी है, लीगल जूरिस्प्रूडेंस को। इसलिए मेरा इच्छा हुई कि आप लोगों से शेयर करूँ मैं अपने विचार। पता चला था, कहीं से बात पता चली सुप्रीम कोर्ट में कि जस्टिस पारदीवाला साहब के भी, वो भी इमोशनल हो गए थे जजमेंट डिलीवर करते समय। जज साहब ने भी जो जजमेंट दिया है, बहुत ही ये भावनात्मक समय, मतलब एक भावनात्मक विषय है ये। सोचिए, विचारिए, फिर बात करते हैं किसी अगली बार किसी अन्य मुद्दे को लेके। कई बार से मैंने आप लोगों से अनुरोध नहीं किया है, अब अनुरोध करता हूँ, अगर विषय अच्छा लगे तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और बाकी लोगों से इस विषय के बारे में बात कीजिए, वही मेरा पारिश्रमिक है। धन्यवाद।